आज का जो हमारा टॉपिक है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम रीड करेंगे पशुपालन। पशुपालन जो है ये अंतिम टॉपिक है। यदि आप मछली पालन से अपना काम नहीं चला सकते तो पशुपालन से अपना काम चला लेना भी, ठीक है ना। क्योंकि मछली पालन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में तो फिर आप पशुपालन को पढ़ करके इसके नंबर दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखें, तो देखो पशुपालन के अंदर सबसे पहले अपने को देखना है पशुपालन का महत्व क्या होता है। आपको पॉइंट बताने इस तरीके से सबसे पहले रहेगा कि पशुपालन का महत्व क्या है, पशुपालन होता क्या है। ये तो सभी को पता है कि पशुओं को पालना है। अब ये पालना किस काम के लिए, या तो खुद के जीवन यापन के लिए या बड़े व्यापार के लिए, तो उसको हम आगे चलकर देखेंगे। महत्व क्या है, तो भोजन प्राप्ति, ठीक है। बहुत से यानी कि क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पशुओं से भोजन प्राप्ति की जाती है, दूध, दही, मक्खन, मांस और पनीर के रूप के अंदर, है ना। तो वहाँ से क्या करते हैं, भोजन प्राप्ति हो गई। फिर वस्त्रों की प्राप्ति, जैसे ऊन होगी, ठीक है। ऊन से क्या करेंगे, वस्त्र प्राप्ति करेंगे। सामान ढोने के लिए जैसे घोड़े, ऊंट, ठीक है, घोड़े, ऊंट, लामा, ठीक है, गधे, खच्चर, हाथी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में क्या हो गए, सामान ढोने के लिए हो गए। और इसी प्रकार के कुछ ये आगमन के अंदर, आवागमन के अंदर भी लगभग ये सारे के सारे आवागमन में भी काम आ जाएंगे। तो किस पर्पज से अपन पशुपालन कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने को बताना है। भोजन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या वस्तु प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सामान ढोने के लिए, आवागमन के लिए, शिकार या मनोरंजन के लिए, है ना। शिकार के लिए कैसे होता है कि कुछ कई जगह पर क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए ना एक जानवर होता है छोटा सा नेवले के टाइप में, तो उसको वो छोड़ देते हैं तालाब के अंदर, तो वो खुद ही मछली पकड़ करके ले आता है बाहर, इस प्रकार से। और या फिर मनोरंजन के लिए जैसे रंग बिरंगे पक्षी होते हैं, रंग बिरंगे पक्षी, या फिर छोटे बड़े, या जैसे रंग बिरंगे छोटे छोटे कुत्ते से आते हैं ना, डॉग आते हैं, वो मनोरंजन के लिए हो गया, कुत्ते या बिल्लियाँ, है ना। तो ये मनोरंजन के लिए हो गए। रक्षा के लिए अगर हम बात करेंगे तो रक्षा के लिए कौन आएगा भी, कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते जो है रक्षा के लिए। तो पहली बात में आप ये समझ गए कि भी पशुपालन का महत्व क्या है, उसके पॉइंट याद रख लेना। इन पॉइंटों के बाद में आप भले अंदर कुछ भी लिखते रहना, तो ये समझ में आनी चाहिए पहली बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा देखिए कि पशुपालन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक भौतिक कारक है और एक सांस्कृतिक कारक है। भौतिक जो प्रकृति की देन है वो भौतिक है, कारक है सारे के सारे। सांस्कृतिक जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव जब आया उसके बाद जितने भी परिवर्तन हुए वो सांस्कृतिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक, भौतिक में क्या आएगा, प्राकृतिक अवरोध, जैसे क्या होता है, तापमान। अब तापमान क्या होता है, अधिक तापमान है तो हम यहाँ पे पशुपालन नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं तो वहाँ पे कुछ ही प्रकार के जो होते हैं अपने पशुपालन होता है, वो कुछ ही एक दो प्रकार के ही होते हैं वहाँ पे। और ऐसे ही अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें, तापमान बहुत ही कम होगा तो वो शीत होगा। तो शीत क्षेत्र में क्या होंगे, जैसे एस्किमो के पास में क्या होता है, रेंडियर होते हैं, करीबो होते हैं ना, करीबो और रेंडियर जो हमने पिछली बार पढ़ा था, तो उनका पालन करेगा। वर्षा, अतिवृष्टि से भी वहाँ पर कृषि क्षेत्र जो है वो नष्ट हो जाएगा, या अनावृष्टि से भी क्या हो जाता है, कृषि क्षेत्र जो है नष्ट हो जाता है। इससे भी क्या होता है, हमारा पशुपालन प्रभावित होता है। तो ये सभी जो कारक हैं ये सहयोग भी कर सकते हैं किसी तरीके से और उसको रोक भी सकते हैं पशुपालन को। कैसे, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, जल्दी घास उगाती है तो मतलब पशुपालन बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मिट्टी उपजा अच्छी नहीं है, बंजर भूमि है, तो वहाँ पशुपालन नहीं होगा। तो हर किसी कारक के दो रूप होते हैं, उसका अगर फायदा है तो नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। तो आपने यहाँ पे दोनों बातों को मिक्स करके रखना है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि जो ऊंचा वच होता है ये किस प्रकार से प्रभावित करता है पशुपालन को। तो ऊंचा वच का मतलब है पहाड़ियाँ। अब पहाड़ियों पर गाय वगैरह जो होती है इनका पालन नहीं किया जा सकता, तो ये प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, हम गाय को पालन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे किसका करेंगे, जैसे बकरियां हैं, भेड़े हैं, यानी छोटे जानवर होते हैं, उनका पालन होता है पहाड़ों पर। जलापूर्ति, जल की आवश्यकता है। अगर हम घुमाने ले गए, पशुओं को चराने के लिए लेके गए, लेकिन वहाँ आसपास में जल ही नहीं है
तो फिर इसका मतलब हमारा वो पशुपालन नहीं हो पाएगा, वो गाय हो सकता है पशु जो हमारे वहीं पर ही बीमार हो जाए या वहीं पर ही मृत्यु हो जाए उनकी। तो इस प्रकार से उनके खाने के अंदर जो खनिज जैसे अपने भी होते हैं ना कि लोहे की मात्रा, आयरन होता है, ये सब चीज़ें अपने को भी चाहिए होती हैं, ऐसे पशुओं को भी चाहिए होती है पौष्टिक। समुद्री धाराएं कैसे प्रभावित करती हैं? जहाँ पर गर्म जलधाराएं चलेंगी वहाँ पर बरसात होगी और खूब घास उगेगी, लेकिन जहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहेंगी वहाँ पर बरसात नहीं होगी, वहाँ पर शुष्क मरुस्थल का निर्माण होगा और शुष्क मरुस्थलों के अंदर हम पशुपालन नहीं कर सकते। तो मतलब मेन पॉइंट क्या है कि मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि ये सभी के बारे में आपने कुछ बातें लिखनी है कि भी ये सहायक भी होते हैं। अब गर्म जलधाराएं हैं तो पशुपालन के लिए सहायक है, ठंडी जलधाराएं हैं तो पशुपालन के लिए सहायक नहीं है। स्थायी पवनी। सामाजिक बात करते हैं, यानी सांस्कृतिक कारक जो है इसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक और राजनीतिक। देखो जैसे सामाजिक संगठन है, अब जैसे इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे जैसे रेवारी जाती है, देवासी है, रेवारी है, ये सब क्या करते हैं जैसे भेड़ बकरियाँ ऊँट पालते हैं, है ना, तो इनको घुमक्कड़ में गिना जाता है, घुमक्कड़ पशुपालकों में गिना जाता है। घुमा फिरा कर, क्योंकि इनकी स्थायी जमीन तो होती नहीं है तो फिर ये घुमा फिरा करके चराने जाते हैं, लेकिन ये संगठन में जाते हैं। पहले कैसे जाते थे? संगठन में। आजकल तो क्या है अकेले अकेले चले जाते हैं, लेकिन ये बात जो चल रही है, ये जो सारे के सारे कारक दिए गए हैं ये पूरे विश्व को देख करके दिए गए हैं। तो पूरे विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अकेला एक जने का जाना, पशुओं को लेकर के जाना सुरक्षित नहीं होता, इसीलिए उनका संगठन, उनका समाज उनके साथ में होना चाहिए। तो अगर वो समाज साथ में होगा तो वो उसकी रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा वो कोई एक जना जंगल में लेके गया और उसके जंगल में किसी ने शिकार कर लिया, शिकारियों ने या कुत्तों ने या शेरों ने, तो फिर क्या हो गया? उसका पशुपालन नहीं होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक संगठन चाहिए, वहाँ का समाज चाहिए, समुदाय है, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था। अब जिस क्षेत्र के अंदर सब लोग ही अपने पशुओं को चराने लेकर जाते हैं, क्या वहाँ पर कोई ऐसा होगा जो अपने घर पे चारा ला के डालेगा? नहीं, वहाँ पर भी क्या होगा? सब लोग वैसे ही होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? अगर वो बाहर चराने जाते हैं तो सभी बाहर जाएंगे, अगर वहाँ पर आसपास सभी लोग घर पे अपने पशुओं को चारा डालते हैं तो फिर अकेला आप थोड़ी बाहर लेकर घूमोगे, आप भी क्या करोगे? बाहर से ला करके घर पे खिलाओगे। तो इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो भी क्या करती है? पशुपालन को प्रभावित करती है। फिर धार्मिक के अंदर देखें तो धार्मिक आस्था। अब धार्मिक आस्था के अंदर क्या होता है? भी कई जैसे शेर है, इस प्रकार से इनको धार्मिक आस्था भी माना जाता है कि शेर जो है माता का शेर होता है ना, इस प्रकार से। या फिर और भी कई जानवर ऐसे होते हैं जिनको धार्मिक से जोड़ कर देखा जाता है, तो उनका पालन या फिर उनका व्यापार नहीं किया जाता। जैसे अपन कहते हैं गाय पाली है हमने, तो गाय को हम माता मानते हैं तो उसको हम कसाईयों को नहीं देते, है ना। मतलब इस प्रकार से क्या होता है? धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं उसके साथ में। तो उसके बाद में देखें तीज त्योहारों पर हो गया, ये तीज त्यौहार जो होते हैं ये हमें मनाने हैं तो हमें अपने घर पर रहना होगा, हम घुमाने के लिए पशुओं को बाहर नहीं ले जा सकते, हमें अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ करके रहना है। तो गौशाला में आप देखते होंगे गायों को पाला जाता है, धार्मिक स्थल हो गए वहाँ पर भी कई गायों को जो है इस प्रकार से गायों को किसी पशुओं को क्या किया जाता है? पाला जाता है। तो ये सारे क्या हो गए? धार्मिक कारक हो गए हैं। ऐसे ही आर्थिक कारक है, जहाँ कृषि होगी तो वहाँ फिर घर पर ले जाकर के खिलाया जाएगा। आप देखते होंगे कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। कृषि हो गया, परिवहन हो गया। अब हमने पशुओं को तो पाला, दूध निकाला, लेकिन दूध को बेचने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, हम जा नहीं सकते शहर तक, तो इसका मतलब परिवहन ने भी क्या किया? हमारे पशुपालन को प्रभावित किया। सिंचाई, अगर सिंचाई के साधन नहीं है तो पशुपालन नहीं हो पाएगा। आसपास के उद्योगों से संबंध ऐसे रहता है कि जैसे हमें क्या क्या मिलेगा? दूध, दही, मक्खन, ये सब तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पनीर के लिए क्या होता है? एक उद्योग का सेटअप, यानी डेयरी हो जाती है। तो फिर डेयरी आसपास नहीं होगी तो डेयरी भी क्या है कि उद्योग में आता है, तो ये भी अगर नहीं होगी तो हम उसका पनीर नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है, ध्यान रखना है। खनन कार्य में भी पशुओं को लगाया जाता है। खनन कार्य के अंदर खदानों से निकालने के लिए व्यापार किया जाता है, पशुओं का बेचा जाता है। बाजार हो गया, नगरीकरण हो गया, जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पशुपालन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। तकनीकी विकास हो रहा है। तो पहले तो क्या होता था? मजदूरों से बोलते थे कि भी अब गायों का दूध निकालो,
अब क्या हो गया, तकनीक आ गई है, डायरेक्ट मशीन लगा दी, ऑटोमेटिक ही दूध निकाल लिया जाता है। तो इसने भी क्या किया, अब धीरे धीरे पशुपालन को प्रभावित किया है। ऐसा ही राजनीतिक कारक होता है पशुओं की नीति, कि इस पशु को यहाँ नहीं पाला जा सकता। जैसे अगर अपन कह दें कि यहाँ पे अपने जैसे पाकिस्तान के अंदर सुअर को करते हैं ना, सुअर का मांस खाते हैं, तो इस प्रकार से वो सुअर का नहीं खाते शायद तक, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम रहता है ना। तो ये क्या रहता है कि पशुओं की नीतियाँ रहती हैं। अब जैसे राजस्थान में पशु नीति है, तो राजस्थान में बनाई गई है कि पशुओं में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाए। तो अगर पशु नीतियाँ जो है, सरकारी संरक्षण अगर हमें मिलेगा, यानी अगर जैसे अभी लंपी स्किन डिसीज वाला आया था ना, लंपी स्किन हो गया था ना, ये पशुओं की, गायों की स्किन खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। अगर यहाँ पर सरकार मुआवजा देती है उनको, तो भी आगे से वहाँ पे पशुपालन करेगा। वरना कोई कहेगा यार मैं क्यों करूँ, मेरे को सरकार तो कुछ आगे से कुछ नीति या कुछ मुझे लाभ नहीं देती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पशुपालन को प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें से अगर आपको 4-5 भी याद रह जाए तो उसमें अच्छी तरीके से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से अपने को एक बड़ा प्रश्न जो है इसमें देखने को मिलेगा, भले आपको मत्स्य पालन से देखने को मिल जाए, भले पशुपालन से देखने को मिले। तो इसलिए एक टॉपिक कम से कम तैयार कर लेना अच्छे तरीके से, आपके एग्जाम के सेटअप के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो उष्णकटिबंधीय मैदान होंगे हमारे पास में, और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे। उष्णकटिबंधीय किसे कहा जाता है? तो आपको बताया मैंने पहले भी, डायग्राम बना करके बताता रहा हूँ मैं कई बार, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, 30 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर क्या होगा, यहाँ घास लंबी होती है। इस क्षेत्र में घास जो होती है ना, यहाँ बरसात अधिक होती है। देखो तापमान अधिक है, तापमान उच्च है। उष्ण क्यों है? क्योंकि गर्मी अधिक है। उष्ण का मतलब है गर्मी अधिक है, गर्मी अधिक है यानी तापमान अधिक है। तापमान अधिक है तो यहाँ पर आसपास के महासागरों में जल वाष्प होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, यानी यहाँ पे वाष्पीकरण होकर के बादल बनेंगे। यानी इस क्षेत्र में क्या होगी? आर्द्रता उच्च होगी। आर्द्रता उच्च होगी तो फिर यहाँ पर क्या होगी भी? वर्षा उच्च होगी। ये जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में तापमान अधिक रहने की वजह से जल वाष्पीकरण होता है, वाष्प होकर के बादल बनते हैं। बादल फिर क्या करेंगे? स्थल की ओर आते हैं, स्थल की ओर आकर के टकराते हैं तो बरसात करते हैं। तो यानी विश्व में सर्वाधिक बरसात कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि तापमान उच्च है, इसीलिए हम इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब यहाँ पर तापमान अधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर जो वनस्पति होगी ना, इस क्षेत्र में जो भी वन होंगे बहुत ही लंबे लंबे वन होंगे भी। वन कैसे होंगे? लंबे होंगे। अगर हम घास की बात करें, घास, तो घास भी कैसी होगी? लंबी होगी। घास मजबूत होगी, मजबूत होगी, ठीक है। और घास की जो पत्तियां होगी, घास की पत्तियां कैसी होंगी भी? चौड़ी होंगी। घास की पत्तियां कैसी होंगी? चौड़ी होंगी। मतलब खूब बड़ी घास, इतनी बड़ी घास की उसके अंदर अपना मानव भी जो है वो छुप जाएगा नीचे, ठीक है ना, आदमी जो है इसके अंदर छुप जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र है, तो इसमें कौन से पशुपालन होंगे? तो फिर इस क्षेत्र में पशुपालन जो होगा वो जैसे, मतलब कौन कौन से पशु पाए जाएंगे यहाँ पे? तो जैसे जिराफ है, जिराफ हो गया, इसी के साथ में हाथी हो गए, ठीक है। और अगर देखें तो अपने जो रहेगा गाय, ठीक है, गाय होगी। तो ये सब जो है इस क्षेत्र में अपने को देखने को मिलेंगे। अब इस क्षेत्र में कौन कौन से देशों की अगर हम बात करें, कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले देखो 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक यहाँ पर क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इसे सवाना कहते हैं भी। इन घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सूडान, वेनेजुएला, जम्बेजी नदी का बेसिन, ब्राज़ील के दक्षिण भाग और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग। अब इन सभी को देखना जरा, क्या क्या देखा हमने? सूडान, वेनेजुएला, जम्बेजी नदी। देखो यहाँ जम्बेजी नदी है, इस क्षेत्र में जम्बेजी नदी है, यहाँ पे ये जम्बेजी नदी होगी। फिर आप देखेंगे सूडान, यहाँ पर सूडान है, ये वेनेजुएला है,
ये ब्राज़ील का दक्षिणी हिस्सा है, ब्राज़ील हो गया यहाँ पे, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारा का सारा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय है। तो अगर आपको मानचित्र बनाना आ जाए और ये बातें अगर आप इसमें बना लोगे यहाँ पे इस प्रकार से कि भी इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, मानचित्र बनाना है, पहले कह रहा हूँ मैं आपको बता दिया जाए कि भी पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, बताइए, व्याख्या कीजिए, है ना। बड़ा प्रश्न अपना यहाँ से आ गया। तो आप क्या करोगे, मानचित्र बनाओगे, उसमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय को दर्शाओगे। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र से दूर जाएंगे, 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा हमारे पास में? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण यानी गर्मी यहाँ पे कम है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, उत्तर में भी होंगे ऐसा और दक्षिण में भी होगा, परंतु दक्षिण में तो ज़्यादा स्थलीय भाग है ही नहीं हमारे पास में। दक्षिण में स्थल भाग अधिक नहीं है, बस 3 ही स्थल भाग आपने ध्यान रखने हैं, तो उत्तर में स्थल भाग अधिक है। तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, तो वहाँ पर जो पशुपालन है वो अलग अलग प्रकार का होगा। तो यहाँ देखिए जरा, इसे घास की पत्तियाँ कैसी होंगी? कड़ी, लंबी और चौड़ी होगी। कड़ी यानी कि मजबूत होंगी यहाँ पे, ठीक है। सवाना, सवाना किसे कहेंगे? अमेजन नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे सवाना कहेंगे। लानोज, लानोज जो है ना, ये ओरिनिको नदी का एक क्षेत्र है, यानी कि वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर क्या होगा यहाँ पे, इसे लानोज कहेंगे। कंपोज कहाँ कहते हैं? ब्राज़ील का भूभाग भी, ब्राज़ील का जो क्षेत्र है वहाँ घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। और एक है पार्कलैंड, अफ्रीका में घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं। ये जो घास है ना, ये उष्णकटिबंधीय है, और शीतोष्णकटिबंधीय के नाम आपने ज़्यादातर सुने होंगे, उष्णकटिबंधीय के आपने नाम नहीं सुने हैं, तो ये ध्यान रखना। शीतोष्णकटिबंधीय की बात करें तो अब आप शीतोष्णकटिबंधीय के बारे में देख पाएंगे, स्टेपिस, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, वेल्स। इसकी विशेषता की यदि हम बात करें तो घास कैसी होगी? छोटी, मुलायम होगी और कम घनी होगी, परंतु वहाँ बरसात अधिक होने की वजह से घास बहुत अधिक घनी होती है, और वहाँ घास में वृक्ष भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, परंतु यहाँ वृक्ष नहीं मिलता। इस क्षेत्र में वृक्ष नहीं मिलेंगे हमें, और वृक्ष नहीं मिलेंगे तो इसलिए ये कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र रहता है। कृषि अगर पूछी जाती है सबसे अधिक, कि आपको पूछा जाएगा कि अमेरिका में गेहूँ कहाँ होता है, एशिया में गेहूँ कहाँ पे होता है, ठीक है, अफ्रीका में गेहूँ सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो ये सारे स्थान हैं, ये सभी स्थान हैं। स्टेपिस यूरेशिया में, यूक्रेन यूरोप में आ गया और कजाकिस्तान एशिया में आ गया, तो ये क्षेत्र जो है स्टेपिस घास का मैदान कहलाता है। प्रेरीज यूएसए और कनाडा, पंपास अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास में है अर्जेंटीना, पंपास, ये है दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड्स, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? डाउन्स, डाउन्स। यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र हो गया हमारे पास में स्टेपिस, स्टेपिस। रूस है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, इसके आसपास के क्षेत्र हैं, ये स्टेपिस घास के मैदान है। प्रेरी, ये प्रेरी घास का मैदान है, ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए है, प्रेरी। तो ये कौन सी घास है? शीतोष्णकटिबंधीय है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के नाम क्या क्या है? ये 5 नाम ध्यान रखने हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के नाम क्या क्या है? वेनेजुएला में लानोज, लानोज, यहाँ पे कंपोज, कंपोज, ठीक है। और सवाना का, ये जो अमेजन का क्षेत्र है इसे सवाना कहते हैं, सवाना, ठीक है। यहाँ पर भी जो कांगो नदी का क्षेत्र होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? सवाना कहेंगे, सवाना क्षेत्र, भूमध्य रेखा पर जो है सवाना। यहाँ पर घने वन बहुत अधिक होंगे, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या नाम था इसमें से? चलिए और देखते हैं वापस। तो देखिए जरा और क्या मिलेगा हमें। तो ये तो हमारे पास में हो गया उष्णकटिबंधीय के बारे में, और ये हमारे पास में आ गया शीतोष्ण में। इसमें आप देखिए जरा कहाँ से मिलेगा? 35 से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, उत्तर में भी और दक्षिण में भी मिलेगा।
वे क्षेत्र जो समुद्र से दूर है और जहाँ वर्षा अधिक नहीं होती, जहाँ वर्षा अधिक नहीं होती, तो उस क्षेत्र में हमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगी। क्लियर है। और क्या क्या देखना था, तो ये हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय होगी। तो पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये सबसे अच्छे क्षेत्र हैं पशुपालन के। इसके बाद देखिए पशुपालन का कटिबंधीय स्वरूप कैसा है, कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से पशु होंगे या किस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जो होगा, यहाँ पर हमें भेड़ बकरियाँ, ऊंट ये मिलेंगे। यानी उष्ण कटिबंधीय तो आपने देख लिया, जो हम ही उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे थे कि भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है। फिर उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये घास के मैदान अलग हो जाते हैं। अगर हम अलग अलग बातों में इसको डिवाइड करें ना, पशु कटिबंधों के बारे में इसको डिवाइड करें, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अलग हो जाएगा। ये एक क्षेत्र हो जाएगा लगभग 15 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में, 15 से 15 का ये क्षेत्र हो जाएगा 15 से लेकर के 30 डिग्री। ये कौन सा हो गया, 15 से 30 डिग्री का क्षेत्र है। उसके बाद मानसून क्षेत्र, मानसून में जैसे अब देखो भारत, मानसून में कौन आ गया, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो भारत में कौन कौन से पशु यहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने देखा हर तरह के गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है, गधा है, खच्चर है, ठीक है, घोड़े हैं, ये सब यहाँ पे है। इसी तरीके से उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जैसे थार मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये हो गए हमारे पास में कौन से, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो मरुस्थलों में तो ज़्यादा पशुपालन नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, बकरी और ऊंट सबसे अधिक अगर मिलेगा वहाँ पे, तो बकरी और ऊंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अर्ध उष्ण कटिबंधीय। अर्ध उष्ण कटिबंधीय के अंदर क्या आ जाता है, ये चक्रवाती वातावरण है। अभी इसमें कौन सा वातावरण है, चक्रवाती है, जिसमें चक्रवात वगैरह आते हैं। ये भी लगभग उष्ण कटिबंधीय के बाद, इसके बाद शीतोष्ण की बात शुरू हो जाएगी। यानी ये किसके बीच का एरिया है, उष्ण से शीतोष्ण के बीच का क्षेत्र है, जिसे हम उपोष्ण कहते हैं। देखो एक नाम क्या होता है हमारे पास में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री है, उसके बाद में कौन सा आता है 23.5 डिग्री है, फिर कौन सा आता है 66.5 डिग्री आता है, और फिर 90 डिग्री आता है। तो ये जो इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे भी है। तो इसमें से आप देखेंगे ये जो दोनों का क्षेत्र है ये उष्ण है, उष्ण। और इसके बाद में ये देखो 23 से लेकर 66, ये लगभग यहाँ पे 43 अक्षांश आ गए भाई, 43 अक्षांश। इसमें कितने अक्षांश आए, 23। इसमें कितने अक्षांश आए, यहाँ पे 23। यहाँ पे भी 23 अक्षांश आएंगे, माइनस करके देख लेना। ठीक है, 90 में से 66.5 माइनस करेंगे तो 23.5 बचेगा। तो यहाँ 23.5 अक्षांश है, यहाँ 23.5 अक्षांश है, तो ये उष्ण में आ गया, ये शीत में आ गया। अब यहाँ 23 से डबल है, लगभग डबल के आसपास है, तो यहाँ 2 क्षेत्र बनेंगे। एक को हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध और एक को हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है ना। तो उपोष्ण कटिबंध नीचे वाला क्षेत्र होता है, शीतोष्ण ऊपर वाला होता है, लेकिन हम इसको मिले जुले रूप में उपोष्ण या शीतोष्ण बोल देते हैं। तो इस क्षेत्र में ही हमें ये अर्ध उष्ण क्षेत्र मिलेगा भी। कौन सा, अर्ध उष्ण। अर्ध उष्ण का मतलब उप उष्ण, और उप उष्ण का अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, उपोष्ण क्षेत्र बनेगा। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर यहाँ पर गेहूं सर्वाधिक होगा, कृषि का क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ में अगर पशुपालन होता है तो पशुपालन व्यापारिक स्तर का होगा, व्यापारिक स्तर का। और ये जो मरुस्थल वगैरह है, मरुस्थल है, मानसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मैदान है, यहाँ किस प्रकार का होगा, घुमक्कड़ प्रकार का होगा। पशुपालन किस प्रकार का होगा भी, घुमक्कड़ प्रकार का। और यहाँ पे होगा व्यापारिक प्रकार का। 2 प्रकार का पशुपालन होता है, या तो पशुओं को घुमा के लाओ या फिर पशुओं के लिए खाना घुमा करके लाओ। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखेंगे स्टेपीज, तो ये भी स्टेपीज कौन सा क्षेत्र आ गया, वही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ गया है। पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र पर आपको क्या मिलेगा, जैसे हल्के जो पशु होते हैं, ठीक है, बकरियां होती है, हिरण होते हैं, इनके क्या होने चाहिए भी, टांगे मजबूत होनी चाहिए,
टांगे मजबूत और खुर भी मजबूत चाहिए, ठीक है। तो ही वो आपने देखा होगा कि पहाड़ियों पर बकरियां चढ़ी होती हैं, वो एक खड़ी ढाल वाली होती है, तो भी वहाँ पे बकरियां चढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि एक डैम बना होता है, बांध बना होता है, तो बांध की जो ढलान होती है उस पर भी बकरियां और भेड़ें चढ़ती हैं वहाँ जा करके भी, अगर आपने देखा हो तो वो उसके लिए क्या चाहिए होता है, वो मतलब कि इसके लिए पूरी ट्रेनिंग ली होती है इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में जा करके, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेशों में कौन आ जाएगा, तो ध्रुवीय प्रदेशों में वही एस्किमो है, सेमोइड्स है, ये सारी जनजातियां आ जाएंगी जो कि करीबों वगैरह को पालेंगी। और इसके लिए कौन से आ जाएंगे, ध्रुवीय भालू आ जाएंगे, ध्रुवीय भालू, कैरिबो, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, रेंडियर है ना, ये वाले आगे, ठीक है। देखिए जरा कि पशुपालन के प्रकार, अब देखो पशुपालन के प्रकार आ गए आपके सामने, एक घुमक्कड़ प्रकार का है और एक व्यापारिक प्रकार का है। तो घुमक्कड़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है और किस किस प्रकार का हो रहा है देख लेते हैं अभी। मध्य एशिया का क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। यहाँ पर कौन करेगा, कजाकों द्वारा, ये एक जनजाति है कजाक भी, तो ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान के अंदर है। कजाक कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान का आसपास का एरिया रूसी क्षेत्र है, तुर्किस्तान है और स्टेपीज क्षेत्र है। किर्गिज जनजाति जो है, किर्गिज, ये अरब के क्षेत्र में आती है किर्गिज, पिछली बार हमने पढ़ा था। तो ये थियान शान जो है पर्वतमाला है चीन के अंदर, और अलकाई तथा पामीर जो है अपने हिमालय के जस्ट उत्तर में पामीर का पठार है। तो ये जो क्षेत्र है ना, इसके इस बीच में कौन सी आ जाएगी, किर्गिज जनजाति आ जाएगी। कालमुख, ये भी अल्टाई में हो गया, लगभग ये आ जाता है हमारे पास में अफगानिस्तान के बाद में, ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये क्षेत्र हो गया। बेरियत, मंगोल और त्रांची, ये कहाँ पे होंगे, मध्य एशिया के अंदर। मंगोलिया देश जो है वो मध्य एशिया के अंदर है, तो उस क्षेत्र में ये हमें को मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया यानी लगभग सऊदी अरब वाला, ईरान इराक, ये वाला क्षेत्र आ गया। और उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पे क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय तट के भाग इसमें आते हैं, भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र जो है वो इसमें आता है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। तो मेनली ना अपने को अब ऐसे करते हैं, ये हमारा जो है आज जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगी पहली, परंतु अगले वाली जो जितनी भी यूनिट है ना, उन सबको पढ़ने से पहले हमें मानचित्र को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। कौन सी पर्वत कहाँ पे है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, क्योंकि हमारा है ये आर्थिक भूगोल, और ये आर्थिक भूगोल सारा का सारा ही वहाँ की जलवायु, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करती है सारी की सारी। तो इसलिए अगले वीक से अच्छे तरीके से आप रेगुलर आ जाना, तो अपन मैप कर लेंगे। तो देखिए जरा, हम बात किसकी कर रहे थे, भूमध्य सागर की। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे हमें मिलेगा जो वो किस प्रकार का होगा, घुमक्कड़ प्रकार का पशुपालन होगा, घुमक्कड़ प्रकार का, ठीक है, जिसमें भेड़, अंगोरा बकरियां और ऊंट घोड़े आते हैं। इसमें क्या आगा, फुलनी सूडान के अंदर है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में है, और बद्दू जनजाति अरब क्षेत्र के अंदर है। बद्दू सुना था नाम पिछली बार, बद्दू, मसाई, किर्गिज, पिग्मी, एस्किमो और बुशमैन, ये सब हमने देखे थे पिछली बार। उसमें से बुशमैन और एस्किमो ये तो बिल्कुल ही प्रतिकूल जलवायु में रहते हैं, इसलिए कुछ भी पालते नहीं है, बस जो भी मिल गया खा लेते हैं उसको। परंतु ये बद्दू वगैरह जो है, बद्दू, मसाई, किर्गिज हैं, ये पालते भी हैं, घुमक्कड़ होते हैं ये। टुंड्रा प्रदेशों में देखो, टुंड्रा प्रदेशों में आप देखो कौन आ जाएगा, एस्किमो आ जाएंगे, यहाँ पे एस्किमो आ जाएगा। तो ये आर्कटिक वृत्त पर फैला हुआ क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त। अब ये आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो आर्कटिक वृत्त ध्यान रखना, ये जो 66.5 डिग्री है ना उत्तर वाला, 66.5 डिग्री उत्तर वाली जो लाइन है, इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक वृत्त है। और दक्षिण में जो हमारे पास यहाँ से गुजरेगी 66.5 डिग्री, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, साउथ, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्क वृत्त। फिर आपको पता ही है ये मकर रेखा है, फिर उसके बाद में भूमध्य रेखा है, फिर कौन सी है, कर्क रेखा है ना, इस प्रकार से। अब आप खुद देख सकते हो कि ये एरिया कितना है और ये एरिया कितना है,
ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे मानचित्र होगा तो आप उसको रियल इमेज से समझ सकते हो भी कौन सी जगह हमें कहाँ दर्शानी है। तो कहाँ पे चल रहे थे अपना, टुंड्रा प्रदेशों में। तो यहाँ पे क्या आएगा, उत्तरी स्कैंडिनेविया, नोवाया जमेलिया, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका का अलास्का। तो देखिए जरा ये कहाँ कहाँ पे है, अलास्का से लेकर के कनाडा तक का, ये ग्रीनलैंड तक का जो क्षेत्र है, एक तो ये टुंड्रा प्रदेश है, फिर ये स्कैंडिनेविया है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब देश आते हैं, आइसलैंड ये इसमें आ जाएंगे। फिर ये आ गया नोवाया जमेतिया, यहाँ पे द्वीप है और इसके आसपास का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा साइबेरिया है। साइबेरिया में सेमोइड है, सेमोइड जनजाति है, और यहाँ पे कौन सी है, एस्किमो। इस तरफ कौन सी है, एस्किमो है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो कौन सी आएगी, सेमोइड, लैप्स, सेमोइड, तुंग्ज और एस्किमो लोग क्या करते हैं, रेंडियर और करीबो पशु पालते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, घुमक्कड़। तो देखिए लास्ट में क्या रह गया हमारे पास में, घुमक्कड़ हो गया। इस प्रकार से घुमा करके चरा करके लाते हैं, गाय है, भेड़ है, बकरियां हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्षेत्र। और अंत में हमारे पास में है व्यापारिक पशुपालन। देख लो व्यापारिक पशुपालन कैसे होगा, व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन का कार्य सभ्य लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आधुनिक काल से इसकी शुरुआत हुई है। फिर आप देखेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के सवाना प्रदेश, यहाँ पर ये पशुपालन करते हैं। और संपूर्ण विश्व की 2% से भी कम जनसंख्या इस काम में लगी हुई है, 2% से भी कम जनसंख्या। क्योंकि व्यापारिक जो होता है ना, इसमें हमें श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हमें श्रम नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, तकनीक होती है, मशीनीकरण होता है सबसे ज़्यादा। आगे देख लेंगे इसको। यहाँ 1 लाख से 2 लाख तक पशु होते हैं, और वहाँ ये इसके लिए 5000 हेक्टेयर से बड़े चारागाह होते हैं। मतलब जब भी कोई एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी पशुओं को रखता है ना, तो उसके पास लगभग 1 लाख से 2 लाख पशु होते हैं, और कुछ उसके पास श्रमिक होते हैं साथ में, और फिर उसके पास में एक क्षेत्र होता है। जिनके पास कृषि क्षेत्र नहीं है ना, तो वह वो सब क्या करते हैं, घुमक्कड़ पशुपालन करते हैं। और इसका मतलब हो गया कि घुमक्कड़ पशुपालन की क्या विशेषता है कि जिनके पास में कृषि नहीं है, स्थायी कृषि कार्य नहीं करते, वे घुमक्कड़ पशुपालन करते हैं। और व्यापारिक का कौन करते हैं, जिनके पास में स्थायी क्षेत्र होता है। पशुओं की रखवाली के लिए घोड़ों पर बैठ करके इनकी रखवाली की जाती है, क्योंकि पशु बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो मजदूर होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, घोड़े पर बैठ करके उन पशुओं के चारों ओर रखवाली रखते हैं कि कोई बाहरी जानवर आकर के उन्हें नुकसान ना करे। अमेरिका में चरवाहों को गवाको कहते हैं भी, अमेरिका में चरवाहों को गवाको कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में अब ये गवाके क्या करते हैं, बड़े बड़े बाड़े बनाए होते हैं, बाड़े बनाए होते हैं। उस बाड़े में क्या करते हैं, यहाँ पे पशुओं को छोड़ दिया, बाड़ा, चारों ओर बाड़ लगी होती है, कांटे की बाड़ लगी होती है, यहाँ पशुओं को छोड़ दिया। आज के दिन पशु यहाँ पे खाएंगे, आज के दिन पशु यहाँ पे खाएंगे, इनको वापस ले गए। अगले दिन ये एरिया बंद कर दिया, यहाँ पे ले गए, अब पशु यहाँ पे खाएंगे। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे गए। तो इस प्रकार से बाड़े बनाए जाते हैं। कई क्या करते हैं, बाड़े बना करके पशुओं को बेचते हैं। तो वहाँ पर उन बाड़ों को क्या कहते हैं भी, एस्टेसिया। अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एस्टेसिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ों के विस्तृत बाड़े मिलते हैं, भेड़े। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे अधिक भेड़ पालन करते हैं, और भेड़ों में मेरिनो भेड़ पालन करते हैं, मेरिनो, क्योंकि मेरिनो भेड़ से ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होती है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है कौन, ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिनो भेड़ है। तो भेड़ों के विस्तृत बाड़े मिलते हैं जिन्हें स्पेशिया बोलते हैं, स्पेशियस बोलते हैं अभी, ये स्पेशियस हो गए। और मैक्सिको में हेसिएंडा बोलते हैं, हेसिएंडा। अब रह गया लास्ट में यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ ये ज़्यादातर पाली जाती हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापारिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब वो दूध तो पी नहीं सकता अकेला, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गायें हैं, भैंसे हैं, तो क्या होता है, मांस है, ऊन है, चमड़ा है, खाल है, बाल है, खुर है, इन सब कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। समझिए, ये हो गया हमारे पास में व्यापारिक प्रकार से। और इस प्रकार से अगर कोई गाय ज़्यादा नखरे करती है तो उसको पकड़ना भी पड़ता है ना, इस प्रकार से भागते हुए पकड़ते हैं। इस प्रकार से उनका डेयरी सिस्टम होता है, ठीक है, दूध निकालते हैं। यहाँ पे सूअर भी इसमें पाला जाता है, सूअर सबसे ज़्यादा। जहाँ पे मक्का की खेती होगी ना,
सुअर नहीं दिख रहे क्या? तो ठीक है, कोई नहीं, बस ऐसे है। और ये इस प्रकार से, ये देखो ये घोड़ों पे आ रहे हैं, ये घोड़ों पे आ रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं, ठीक है। अब जिनके पास में मतलब ये बड़े क्षेत्र पे हो जाएगा, व्यापारिक क्षेत्र है। हालांकि मुझे लगता है इनके पास भी खुद की ज़मीन नहीं है, इसलिए ये भी घुमक्कड़ के अंदर ही आ गए, परंतु इसमें बड़ा क्षेत्र होगा, जो संख्या है पशुओं की वो ज़्यादा होगी, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, घोड़ों का प्रयोग करेंगे उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास में पशुपालन, और इसी के साथ आपका जो आर्थिक भूगोल की पहली यूनिट है वो समाप्त होती है। पहली यूनिट के अंदर हमने प्राथमिक व्यवसायों में से मछली और पशुपालन के बारे में देखा है। तो दो प्रश्न तो यहाँ से आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक प्रश्न आपने यहाँ से अच्छा सा बनाना है। फिर इसी प्रकार से जो संसाधन वर्गीकरण है, जो हमारा दूसरी दिन का जो क्वेश्चन थे, जिसमें हमने आर्थिक संसाधनों के बारे में देखा था, और पहला जो हमारा डे था उसमें हमने आर्थिक भूगोल के बारे में देखा था, उसकी विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। तो 5 क्लासें मान के चलो, हमने 5 क्लासेस की लगभग लगातार की क्लासें की हैं, और अब नेक्स्ट जो करेंगे उससे पहले हमें अच्छी तरीके से मानचित्र को समझना है, इसलिए मानचित्र अच्छे से कैसे समझ लेना, ठीक है।